नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जो हमारी क्लास है रीजनिंग एसएससी जीडी सिटिंग अरेंजमेंट की चौथी क्लास, और इसी को हम लोग जो है आगे कंटिन्यू करके मूव ऑन करते रहेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाइए। आज की इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से जो है आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो है सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने जो है 3 क्लासेस आप सबको प्रोवाइड करा दी है और चौथी क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और जैसे आपको देखिए, मैंने कहा था आप सभी लोगों को एसएससी जीडी में, देखिए रेलवे में तो इस समय जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा था उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के ढेर सारे प्रश्न पूछ रहा था। और तो आप लोगों को जो है, देखो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि अगर रीजनिंग में, अगर एसएससी जीडी में रीजनिंग की बात करें तो पॉसिबिलिटी एक क्वेश्चन की बनती है कि सिटिंग अरेंजमेंट का आप सबसे पूछ लेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने के लिए आप सबको जो है उसमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और ढेर सारे प्रश्नों को सॉल्व करना होगा, बैठालने का प्रयास करना पड़ेगा। और अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आप में परफेक्शन जरूर निकल कर आएगा, क्योंकि सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ काम नहीं करना। 15 से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो भी आप सॉल्व कर पाते हैं, तो अगर एक क्वेश्चन के सॉल्व कर लेते हैं परफेक्शन निकल के आ जाएगा। लेकिन ये है कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे का समय देना पड़ेगा, और 4 घंटे का मिनिमम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सीख रहे हैं आप। अब जब सीखने में समय देंगे और अगर आप सीख गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो है 30 क्वेश्चन आप 1 घंटे के अंदर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे अभी समय जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सीखना है और जब सीख जाओगे तो आपका भी समय वैसे ही आ जाएगा जो बाकी बच्चों का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज कुछ प्रश्न मैं लेकर आया हूं और इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसके बाद हम लोग जो है आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर देख पाए रीजनिंग एसएससी जीडी सिटिंग अरेंजमेंट का चौथा पार्ट बाई किसके द्वारा, सुधीर सर के द्वारा, यहाँ पर आप सभी लोग जो है देख पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न को और यहाँ से पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि ABCDEFG उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। F और A के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ना तो F ना ही A पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। A और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। E ना तो A और ना ही F का निकटतम पड़ोसी है। E B के बाएं तीसरा है। B A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो E C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। C के संदर्भ में E का स्थान क्या है आपको बताना है। C के संदर्भ में E का स्थान क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से तैयार हो जाइए और प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस प्रश्न को पढ़िए और बनाने का प्रयास करिए। देखिए, बाकी जो मुझे कार्य करना था, मुझे जो चीज़ें पढ़ानी थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप सबको प्रोवाइड करा दिया है, पढ़ा चुके हैं। बस आगे उसी को आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेंगे कि उत्तरोन्मुख होकर कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। उत्तरोन्मुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। F और A के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। प्रश्न ने कहा है कि F और A के बीच में 3 लोग, तो F और A के बीच में F और A के बीच में 3 लोग, ठीक है। F और A के बीच में 3 लोग, 1 2 और 3। तो F और A के बीच में 3 लोग बैठे हैं। एक पे पॉसिबिलिटी ये बनेगी, एक पॉसिबिलिटी आपकी ये हो सकती है कि A इधर हो सकता है और 1 2 और 3 और F इधर भी हो सकता है। यहाँ भी FA के बीच में 3 लोग, यहाँ भी FA के बीच में 3 लोग। क्योंकि भाई अभी इसने ये नहीं कहा कि कौन राइट में होगा कौन लेफ्ट में होगा, तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटियाँ बनेगी, तो दोनों को आपको लेके चलना पड़ेगा अगर प्रश्न आप सही से बनाना चाहते हैं। ना तो F और ना ही A पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, उसने बता दिया है। ना तो F और ना ही A पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। 1 2 3 4 5 लोग हो गए, टोटल है 7 लोग। तो इसका मतलब अगर इनको अंतिम छोर पर नहीं करना तो एक व्यक्ति इधर बैठेगा, एक व्यक्ति इधर बैठेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक व्यक्ति इधर बैठेगा, एक व्यक्ति इधर बैठेगा। तो 7 लोगों का क्रम हमने क्या कर लिया, बना लिया। देखो, पहले प्लेस का निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है, और अगर हमें प्लेस का निर्धारण हो गया शुरुआत से ही, तो प्रश्न और भी हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, प्रश्न हमारे लिए क्या होता है, और भी आसान हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि F और A के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ना तो F ना ही A पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है। A और G के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। प्रश्न ने कहा कि A और G के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो G यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो यहीं पर G को बैठाना पड़ेगा। A और G के बीच में 2 लोग, यहाँ से देखें तो 1 और 2, तो A और G के बीच में 2 लोग बैठे हैं। दोनों डायग्राम अभी सही कर रहा है। A और J के बीच में 2 लोग बैठे हैं। E ना तो A और ना ही F का निकटतम पड़ोसी है। E
प्रश्न ने कहा है ई ना तो ए और ना ही एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब है कि ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ई ना तो ए का और ना ही एफ का निकटतम पड़ोसी है, ई ना तो ए का और ना ही एफ का निकटतम पड़ोसी है, तो ई को यहाँ मध्य में बैठाना पड़ेगा, सेंटर में। कहा है कि ई ना तो ए और ना ही एफ का निकटतम पड़ोसी है। ई बी के बाएं तीसरा है। प्रश्न ने कहा कि ई जो है बी के बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो ई जो है बी के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 यहाँ बैठेगा। ई जो है बी के बाएं तीसरा है, तो ई अगर बी के बाएं तीसरा है तो 1 2 3, तो यहाँ पर बी आएगा। ई बी के बाएं तीसरा आराम से बैठ पाएगा, क्योंकि यहाँ बैठा नहीं सकते। फिर कह रहा है बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अगर बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो बी यहाँ पर ए का निकटतम पड़ोसी हो गया है, और यहाँ पर देखें तो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये वाला डायग्राम आपका क्या हो गया, गलत हो गया। प्रश्न ने कहा है कि बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। फिर आगे कहा है कि ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमें ध्यान देना है, इसको हटा दो पहले। ये वाला प्रश्न हमारा क्या था, गलत हो गया था, क्योंकि उसने बी को जो है ए का पड़ोसी बना दिया। तो यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं, बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो बी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो ई अगर सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है तो सी को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि ई का पड़ोसी हो जाएगा, तो सी का प्लेस ये चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि नहीं। तो ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमने नहीं बैठाला। तो कह रहा है यहाँ पर अब हमारे पास क्या नहीं दिख रहा, ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए डी नहीं दिख रहा, कहीं पर भी डी नहीं दिख रहा, तो ये होगा किसका प्लेस, डी का प्लेस। एक प्लेस खाली है और एक व्यक्ति नहीं दिख रहा, तो किसका प्लेस होगा, डी का प्लेस होगा। क्योंकि प्रश्न ने कहा था कि तो हमने कहा सी के संदर्भ में ई का स्थान क्या होगा, तो सी के संदर्भ में ई का स्थान 1 2 3, दाएं को तीसरा, तो दाएं को तीसरा जहां होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखो कह रहा सी के संदर्भ में ई का स्थान, तो ई का स्थान सी के संदर्भ में 1 2 3, राइट को तीसरा, और राइट को तीसरा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये प्रोसेस अपनाना था, और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो अगर एक एक स्टेप में काम करेंगे, बैठालने का प्रयास करेंगे, तो जरूर प्रश्न आपका सही होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको जो है सावधानी से कार्य करना होगा। अगर सावधानी से कार्य करेंगे तो चीज़ें अपने आप क्या हो जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप सबका बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे के प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो एक प्रश्न है हमारे सामने, तो कह रहा है वही प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर बैठे लोगों को दर्शाता है। ध्यान से पढ़िए, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर बैठे लोगों को दर्शाता है। पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर बैठे लोगों को दर्शाता है, तो यहाँ पर हमें पीछे जाना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर, तो अंतिम छोरों पर सी और बी बैठे हैं, या कहें बी और सी कहें, या कहें सी और बी, ठीक है ना। तो पंक्ति के अंतिम छोरों पर सी और बी बैठे हैं या बी और सी बैठे हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं। तो उसने कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर बैठे लोगों को दर्शाता है, तो पंक्ति के 2 अंतिम छोरों पर बैठे लोगों को दर्शाता है बी और सी। ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए दोस्तों, ये बात आपकी जो है डन हो गई, क्लियर हो गई। तो आइए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, तो वही प्रश्न कह रहा है बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं। प्रश्न ने कहा है कि बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा पीछे से कि बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो पहले हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो देखो बी कहाँ है, ये है, ए कहाँ है, ये। तो बी और ए के बीच में 1 2 3 और 4 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो बी और ए के बीच में 4 लोग बैठे हैं। तो आइए देखते हैं कि बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो बी और ए के बीच में 4 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग। तो ये इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि बी और ए के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट, ये प्रश्न आपका हुआ कंप्लीट, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा सा देखते हैं क्या पूछना चाह रहा है। ये हमारे पास प्रश्न आ गया, वही प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन ए और जी के ठीक बीच में बैठा है? निम्नलिखित में से कौन ए और जी के ठीक बीच में बैठा है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि ए और जी के ठीक बीच में कौन बैठा है। तो ए और जी के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो चलिए देख लेते हैं। हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो ए और जी के ठीक बीच में कौन बैठा है, तो ये यहाँ पर है। तो ए और जी के ठीक बीच में, ए और जी के ठीक बीच में डी और ई बैठे हैं, दो लोग। कितने लोग बैठे हैं? दो लोग बैठे हैं। उसने कहा कि ए और जी के ठीक बीच में, तो हम कहेंगे डी और ई जो है ए और जी के ठीक बीच में बैठे हैं। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि कौन कौन बैठा है। तो कह रहा है बी और ए के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग। तो कह रहा है निम्न दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित से क्या सत्य है? कहाँ गया वो प्रश्न? ये प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ए और जी के ठीक बीच में बैठे हैं, तो डी और ए, ये हमने निकाला था। तो ये प्रश्न एक स्टेप आगे का है। इससे पहले भी एक प्रश्न है ये वाला, पहले हम उसको जो है यहाँ उठा कर ले आते हैं। क्या क्या था उसमें? सी ए डी ई जी एफ वी, सी ए डी ई जी एफ वी, ठीक है, सी ए डी ई जी एफ वी। बैठने का क्रम जो था सी ए डी ई जी एफ बी, ये बैठने का क्रम हमने बनाया था। तो कह रहा है दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, तो डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, यही तो सत्य हो गया भाई। डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, यही सत्य हो गया। आगे कह रहा है ई एफ के तुरंत बाएं बैठा है, तो ई एफ के तुरंत बाएं नहीं बैठा, ये बात गलत है, देख ही पा रहे हैं सभी लोग। तीसरा कह रहा है कि ए और डी एफ और बी के बीच में बैठा है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए और डी जो है, तो ए और डी जो है एफ और बी के बीच में, तो ए और डी ई और सी के बीच में है, तो ये भी बात क्या है? गलत है जो है। चौथा कह रहा है कि बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो बी के राइट में बताओ कोई बैठा है क्या? नहीं बैठा, तो ये भी क्या है? गलत है। तो ये हमारा ए नंबर सही होगा, क्योंकि उसने कहा था कि दी गई व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो यहाँ पर हमने देखा कि डी के बाएं 2 लोग बैठे हैं, तो डी के बाएं कितने लोग बैठे हैं? ये 2 लोग हमको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बोलो समझ आया कि नहीं आया? तो बस इसी को आधार मानकर हमको क्या करना है? प्रश्नों को सॉल्व करना है और आगे धीरे धीरे क्या करना है? मूव ऑन करते चलना है। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से ए और जी के ठीक बीच में बैठा है। तो ए और जी के, ये है ना, ए और जी के ठीक बीच में, तो ए और जी के ठीक बीच में, तो ए और जी के ठीक बीच में 2 लोग बैठे हैं, और वो कौन है? डी और ई। तो ए और जी के ठीक बीच में 2 लोग बैठे हैं, डी और ई बैठे हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सेकेंड वाला होगा। अभी बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बस इन्हीं को आधार मानना था और आगे हमको क्या करना था? बढ़ना था। ओके, तो ये बात हो गई क्लियर, ये बात हो गई क्लियर। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में 2-2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर केंद्र के मुख करके बैठे हैं। आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने हैं। इस प्रकार से कह रहा है डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने बैठा है। एच के ठीक बाएं को ई है। ए और जी के एक ही दिशा में बैठे हैं, ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं। जी ठीक, प्रश्न बोल रहा है कि जी ठीक बी के सामने है, जो सी के ठीक दाएं को है, डी के बाएं को अगला ए है। तो दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है? तो प्रश्न बहुत ही शानदार है। इसको पहले हमें बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और जब इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तब हम उसको बैठालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कह रहा है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक आयताकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं। देखो, एक आयताकार मेज है, तो पहले एक आयताकार मेज को बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो एक आयताकार मेज हमको बनाना पड़ेगा, आयताकार, वर्ग नहीं बनाना, आयताकार। जी हुआ।
एक आयताकार मेज के इस प्रकार बैठे हैं, एक आयताकार मेज के गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, दो दो व्यक्ति, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, यही तो बोला है कि कह रहा है कि बैठे हैं कि मेज की चारों दिशाओं में दो दो व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर केंद्र की ओर, प्रत्येक भुजा पर, ये केंद्र है, केंद्र की ओर क्या है, मुंह करके बैठे हैं, इस प्रकार से बैठे। अब हमको इनको जो है बैठालना, जैसे प्रश्न बोलेगा बस उनको हमें क्या करना है, बैठालते चलना है और आसानी से प्रश्न का आंसर हमें क्या करेगा, मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न कैसे बैठेगा, उसको थोड़ा सा बैठालने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न का है, आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने है। ठीक है, आमने सामने बैठे व्यक्ति ठीक एक दूसरे के सामने है। डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने। प्रश्न ने कहा है कि डी का मुख उत्तर की ओर है। देखो, अगर यहाँ पर जो व्यक्ति बैठेगा उसी का मुख उत्तर की ओर होगा, यहाँ पर नहीं बैठा सकते आप, क्योंकि व्यक्ति तो उत्तर में बैठेगा लेकिन फेस दक्षिण में हो जाएगा। आपको उसके फेस से मतलब रखना है, आपको उससे फेस से मतलब रखना है, ये बात आपको ध्यान देना है। हमको उसके फेस से मतलब होगा, इस प्रकार से फेस उनके कन्वर्ट होंगे, इस प्रकार से फेस उनके क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो आपको फेस बैठालना है। ठीक है, तो प्रश्न ने कहा है कि डी का मुख उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने। अब देखो, डी का मुख अगर उत्तर की ओर है तो डी की दो पॉसिबिलिटी बनेगी, डी यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, तब भी उत्तर की ओर होगा, यहाँ बैठेगा तब भी उत्तर की ही ओर होगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि डी का मुख उत्तर की ओर है, तो डी को यहाँ बैठा लीजिए, ये बन गया डी का मुख उत्तर की ओर है, डी का मुंह उत्तर की ओर है और एच के ठीक सामने है, और एच के ठीक सामने। जहाँ भी डी हो सकता था यहाँ भी एच हो सकता था। अभी देखो मैंने रिस्क लिया है, हो सकता है कि बात गलत हो जाए, हमें दोबारा डायग्राम, क्योंकि डी यहाँ भी आ सकता है, एच यहाँ भी आ सकता है, अगर ऐसा हुआ तो पूरा डायग्राम क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, एच के ठीक बाएं को ई है, तो एच के ठीक बाएं को, आपको ये ध्यान देना है कि एच के ठीक बाएं, तो मान लो एच का बाएं इधर जाएगा कि इधर, तो एच का बाएं इधर जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका फेस दक्षिण की ओर है। प्रश्न कहा है कि एच के ठीक बाएं को ई है, तो यहाँ पर ई बैठेगा, एच के ठीक बाएं को ई है, ये हो गया। ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं। प्रश्न ने कहा है कि ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी ठीक बी के सामने है, जो सी के ठीक दाएं हैं, डी के बाएं को अगला ए है, तो डी के बाएं को अगला ए है, तो यहाँ पर बैठा लो ए को, तो डी के बाएं अगला क्या है, ए। अब यहाँ पर कहा है कि ए और जी एक ही दिशा में, तो इसका मतलब जी यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं, जी ठीक बी के सामने है, तो जी ठीक बी के सामने है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। जी ठीक बी के सामने है, जो सी के ठीक दाएँ हैं, जो सी के ठीक दाएँ हैं, तो सी के ठीक दाएँ हैं कौन, तो उसने कहा है कि ए और जी एक ही दिशा में बैठे हैं और जी ठीक बी के सामने हैं, जो सी के ठीक दाएं हैं, तो सी के ठीक दाएं कौन है, बी। सी के ठीक दाएं कौन है, बी। तो डी के बाएं अगला ए है, तो डी के बाएं अगला ए है। दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन। अब देखो यहाँ पर एक प्लेस खाली बच गया है और एक व्यक्ति को बैठाना है, तो यहाँ पर हमें कौन नहीं दिख रहा, तो अगर ध्यान से देखें तो ए बी सी डी ई एफ नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा, एफ, बाकी सब है। तो ये जो प्लेस खाली बच गया है किसका होगा, एफ का होगा। ये जो प्लेस खाली बच गया है किसका होगा, एफ का होगा। ठीक है, और बाकी तो सारा हमने बैठा ही लिया था। अब हमसे पूछ रहा कि दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला कौन है। प्रश्न बोल रहा है कि दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला, तो ई से अगला दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ई से अगला कौन बैठा है, बी। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा बी आएगा। तो दक्षिणावर्त दिशा में ई से अगला बी बैठा। तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो प्रश्न कहा कि दक्षिणावर्त दिशा, और दक्षिणावर्त दिशा ये वाली होती है, तो आपको ऐसे देखना था, और ये वाली जो दिशा होती है वामावर्त वाली दिशा होती है। ये भी तो आपको डायरेक्शन में बताया गया था कि क्या होता है दक्षिणावर्त और क्या होता है वामावर्त। ठीक है, ये बात आपकी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आप सबके जो है बनते हैं, बस उनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और आगे हमें क्या करना है, बढ़ते चलना। तो इस प्रश्न को हमने बनाया, बैठाला, और आंसर हमको फाइनली मिल गया है। अब देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है। तो पहले तो भैया इतना सब बनाने के लिए हमको ऊपर से कॉपी करना पड़ेगा, तो चलो देख लेते हैं पहले इसको।
तभी आसानी से हम बढ़िया से आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ HE है, यहाँ DF है, तो जहाँ पर HE है और यहाँ पर DF है, हमने बनाया। आगे देखते हैं HEDF GABC, तो यहाँ पर GABC ये हमने बना लिया। करा कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़ों में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में, तो दोनों व्यक्ति D और F एक ही दिशा में बैठे हैं, ठीक है। इसके बाद B और C एक ही दिशा में है। इसके बाद F और C ये एक दिशा में नहीं बैठे हैं, A और G एक ही दिशा में बैठे हैं। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन को हमें फॉलो करना है। क्या है दूसरी सिचुएशन? कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं को बैठा है। तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, तो पहला व्यक्ति D पहला व्यक्ति है और F दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं, तो क्या D F के राइट में है? तो D F के राइट में नहीं, लेफ्ट में है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। C और B, तो क्या पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं, तो क्या C B के बाएं है? तो अगर ध्यान से देखें तो C B के बाएं बैठा हुआ है, ये बात क्या है? सही है, C जो है B के बाएं है। A और G को देख लो, तो A क्या G के बाएं है, तो A G के राइट में बैठा हुआ है, तो ये भी बात क्या हो गई? गलत हो गई। तो बहुत ही शानदार प्रश्न था, आपको जो है आंसर बड़ा सोच समझ के देना था। तो ये हमने देख लिया, निम्नलिखित में से व्यक्तियों के किस जोड़े में दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में बैठे हैं और पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है, तो ये किस सिचुएशन में जाएगा? सेकेंड वाली में, जिसमें C और B आपका जो है रखा हुआ है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। ओके, चलिए, बहुत खूब। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं, इसी का जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं, समझते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है। ई के सामने कौन बैठा है? आपके पास ऑप्शन है, तो बताइए ई के सामने कौन बैठा है, उसको देखिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ई के सामने कौन बैठा है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि ई के सामने कौन है, तो ई के सामने की बात करें तो ई कहाँ है? ये है। ई के सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है। ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ई के सामने कौन है, तो ई के सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है, तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, ई के सामने कौन बैठा है? एफ बैठा है। ओके, तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो इस बात को बताने के लिए आपको जो है पीछे की ओर चलना पड़ेगा, और पीछे की ओर चलेंगे तो हमको सारा कुछ फिर से हमको बार बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार हम फिर से बना लेते हैं, जिससे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों के पास कॉपी में होगा तो आप लोग अगर बनाए हैं तो वहीं से देख के आंसर कर दीजिए, लेकिन मुझे समझाने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है यहाँ पर। HEDF, 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 GABC,
तो यहाँ पर है GABC, ठीक है, ये बना लिया हमने। अब देखते हैं, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ए का मुंह उत्तर की ओर है, तो ए का मुंह उत्तर की ओर नहीं है, ए का मुंह पूर्व की ओर है, तो ये बात क्या है, गलत है। ई एफ के सामने बैठा है, तो ई एफ के सामने बैठा है, ये बात क्या है, सही है। एफ जी के बाएं को है, तो एफ जो है जी के बाएं, तो जी कहाँ है, एफ जी के बाएं, तो एफ तो जी के बाएं भी हो सकता, बहुत दूर बैठा है, तो ये बात गलत है, एफ जी के बाएं नहीं है। सी ए के, भाई जी के बाएं तो एच बैठा है ना, सी ए के बाएं को है, तो क्या सी ए के बाएं को है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये भी बात क्या है, गलत है। तो पहला वाला ही सही होगा कि ए का मुंह उत्तर की ओर है, ए का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ से प्रश्नों की श्रृंखला हो गई थी समाप्त। तो कुछ प्रश्न है जो मैं एक प्रश्न अपने आप से जनरेट करता हूँ और जनरेट करके मैं उसको आपको जो है समझाने का प्रयास करूँगा कि उसमें क्या करना। तो चलिए एक प्रश्न लिख लेते हैं। मैं आपको बता दूँ कि मैं जब प्रश्न लिखूँगा तो थोड़ा सा आपको जो है टाइम लगेगा, तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को थोड़ा सा, इसको जब तक मैं प्रश्न लिखूँगा इसको जो है क्या करेंगे, स्पीड से बढ़ा के इसको जो है, जब क्वेश्चन कंप्लीट होगा सीधे वहीं आपको पहुंच जाना है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि EFGH IJKL, ठीक है, EFGH IJKL एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। वे हर ओर से दो दो करके बैठे हैं, वे हर ओर से दो दो करके बैठे हैं, फिर आगे बोल रहा है कि 3 महिलाएं हैं, और वे एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी हैं, और वे एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि जे एल और एफ के बीच बैठा है, जे एल और एफ के बीच बैठा है। फिर आगे प्रश्न बोल रहा है कि जी आई और
एफ के बीच बैठा है, जी आई और एफ के बीच बैठा है। अगला है जी एक महिला है, जी एक महिला है, यहाँ पर जी की जगह एच होगा। एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर, जो जे के बाईं ओर दूसरी है, जो जे के बाईं ओर दूसरी है। एफ पुरुष है, प्रश्न बोल रहा है कि एफ पुरुष है और ई के सामने बैठा है। एफ पुरुष है और ई के सामने, एफ पुरुष है और ई के सामने बैठा है। ये हो गया। एफ पुरुष है और ई के सामने बैठा है, जो कि एक महिला सदस्य है, जो कि एक महिला सदस्य है, जो कि एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है। एफ और आई के बीच, एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है। ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, महिलाओं का समूह कौन सा है? महिलाओं का समूह कौन सा है? और दूसरा जो होगा, के और एफ के मध्य कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग बैठे हैं? ये दो प्रश्न दोस्तों आपके सामने। अब इसको आपको ध्यान से बनाना है और आंसर करना है, ठीक है? ये प्रश्न मैंने आपके सामने लिखा है और इसी प्रश्न को हमको बनाना है। इतना स्पेस हमारे पास बच गया है जिससे हम क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बार मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि ई एफ जी एच आई जे के एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वे हर ओर से दो दो करके बैठे हैं। ये आपको ध्यान देना है कि हर ओर से दो दो करके बैठे, जैसे पहले वाले प्रश्न में भी था कि हर ओर से दो दो करके बैठे थे।
कह रहा है कि 3 महिलाएं हैं और वे एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी। ये बात दिमाग पर फीड कर लीजिए कि 3 महिलाएं हैं और वो तीनों महिलाएं कहीं भी एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी हैं। इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 3 महिलाएं हैं और तीनों को आसपास नहीं बैठाना है, ठीक है। 3 महिलाएं हैं और वो एक दूसरे के आसपास नहीं बैठी हैं। जे एल और एफ के बीच बैठा है। प्रश्न बोल रहा है कि जे जो है वो एल और एफ के बीच बैठा है, तो जे एल और एफ के बीच बैठा है। फिर कह रहा है कि जी आई और एफ के बीच बैठा है। एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है। एफ पुरुष है और ई के सामने बैठा है जो कि एक महिला सदस्य है। एफ पुरुष है और ई के सामने बैठा है कि जो कि एक महिला सदस्य है। एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है। प्रश्न ने कहा है कि एफ और आई के बीच एक महिला बैठी है, तो क्वेश्चन है कि महिलाओं का समूह कौन सा है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि के और एफ के मध्य कितने लोग बैठे हैं, ये आपका प्रश्न है। तो अब दोस्तों इसको बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रश्न यहाँ पर क्या जाएगा। तो कह रहा है कि ई एफ जी एच आई जे के एल एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और हर ओर से 2-2 करके बैठे। तो एक वर्ग बनाना पड़ेगा, वर्गाकार मेज। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हो। ये बन गया। हर ओर से 2-2 करके बैठे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2, ये आ गया। तो आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसको समझें अगर ध्यान से, तो प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। अब इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। प्रश्न कहा है कि जे एल और एफ के बीच बैठा है। दोस्तों अगर यहाँ से प्रश्न की शुरुआत करोगे तो जे को एल और एफ के अगर बीच बैठाना है तो आपके दो रास्ते हैं। कैसे? मान लो जे एल और एफ के बीच बैठा, एक ऐसे भी हो सकता है, और जे अगर एल और एफ के बीच बैठा है तो ऐसे भी हो सकता है। तो एल मतलब एल और एफ लेफ्ट और राइट में कहीं भी जा सकते हैं। तो यहाँ से मतलब हम जो है अगर समझें तो गारंटी के साथ प्रश्न को नहीं बना सकते, ठीक है ना। फिर आगे प्रश्न ने कहा है कि जी आई और एफ के बीच बैठा है। तो प्रश्न ने कहा है कि जी जो है वो आई और एफ के बीच में बैठा है। तो अगर जी को आपको आई और एफ के बीच में बैठाना तो यहाँ पर भी आपके पास 2 रास्ते हैं, इस प्रकार से जा सकता है। यहाँ से भी प्रश्न को शुरू करना ठीक नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको जो है कुछ और देखना है। ऐसी कोई सॉलिड बात देखनी है जो गारंटी के साथ बता दे कि कौन कहाँ बैठेगा, वहीं से सॉलिड बात मिल जाएगी, वहीं से प्रश्न की शुरुआत करेंगे। फिर प्रश्न कहा है कि एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है। ये सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी। मान लो जे यहाँ बैठा है और जे का बायां 1 और 2, तो एच यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा। प्रश्न कह रहा है कि एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर क्या है, दूसरी है। ये हमने बना लिया। एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी। अब इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब आगे आसानी से क्या बना सकते हैं कि उसने कहा है कि जे जो है एल और एफ के बीच में बैठा है। तो अगर जे को एल और एफ के बीच में बैठाना है, फिर उसने कहा कि जी आई और एफ के बीच में बैठा है। तो जे अगर एल और एफ के बीच में है तो आप एफ को यहाँ लीजिए, लेकर आइए, और एल को यहाँ लेकर आइए। तो जे एल और एफ के बीच में बैठा है। देखो आपको लग रहा होगा सर एफ यहाँ भी तो आ सकता है। बिल्कुल, मैं अगर एफ को यहाँ ले आऊँगा तो फिर जी जो है आई और एफ के बीच में नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि अगर एफ यहाँ पर आ जाएगा तो बताओ जी को कहाँ बैठा लोगे, फिर नहीं आ पाएगा ना। तो एक वही रास्ता होगा कि एफ को वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। प्रश्न ने कहा है कि जी आई और एफ के बीच में बैठा है, या फिर यहाँ पर है तो जी यहाँ पर आएगा और आई यहाँ पर आएगा। तो जी आई और एफ के क्या है, बीच में बैठ जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी आई और एफ के क्या है, बीच में बैठा है। ओके, अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न यहाँ पर क्या जाएगा। दोस्तों फिर प्रश्न बोल रहा है, इतना हमने कर लिया कि एच एक महिला है जो जे के बाईं ओर दूसरी है, एफ पुरुष है और ई के सामने बैठा है। एफ पुरुष है, एफ क्या है, पुरुष है, और उसने कहा था कि एच एक महिला है।
तो H एक महिला है, तो ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा कि H एक महिला है जो J के बाईं ओर दूसरी है, F पुरुष है और E के सामने बैठा है जो कि एक महिला सदस्य है। F पुरुष है और E के सामने बैठा है, तो F पुरुष है जो E के सामने बैठा है और जो कि एक महिला सदस्य है, तो E एक क्या है, महिला सदस्य है। F और I के बीच एक महिला बैठी है, तो F और I के बीच में एक महिला बैठी है, तो इसका मतलब G एक क्या होगी, महिला होगी। देखो दोस्तों, अगर ध्यान से देखिए तो सारे प्लेस हमने भर लिया है, लेकिन एक प्लेस आपका खाली है, एक व्यक्ति आपको नहीं दिख रहा। तो कौन नहीं दिख रहा, आपको ध्यान से देखना होगा। तो E F G H I J K L, तो मुझे लगता है K नहीं दिख रहा, क्योंकि ये K का प्लेस हो जाएगा। देखो 3 महिलाएं थी और प्रश्न ने कहा था कि कोई भी महिला आसपास नहीं बैठेगी। तो बताओ दोस्तों, E और G और H, कोई भी महिला आसपास बैठी है क्या, नहीं बैठी है, कोई भी महिला आसपास नहीं बैठी है। ये हमने यहाँ पर बात को ध्यान से देख लिया है। अब चलो देख लेते हैं। तो और बाकी जो सारे होंगे ना, सारे के सारे क्या है, पुरुष हैं। I पुरुष है, K पुरुष है, L पुरुष है, J पुरुष है, ठीक है। और बाकी सारी क्या थी, महिलाएं थी। तो कह रहा है कि महिलाओं का समूह कौन सा है, तो महिलाओं का समूह कौन सा है, GEH, ये महिलाओं का समूह है। तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा GEH। ये क्या होगा, आपका जो है महिलाओं का समूह, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा था कि महिलाओं का समूह कौन सा है, तो महिलाओं का समूह होगा GEH का। ओके, अब इसके बाद प्रश्न कह रहा है कि K और F के मध्य कितने लोग बैठे हैं। तो K और F के मध्य में, तो K और F के मध्य में इधर से देखें तो 1 2 3 लोग इधर से भी हैं, इधर से देखें तो 1 2 3 लोग इधर से भी हैं। बोलो, चाहे इधर से देखो, चाहे इधर से, चाहे राइट से देखो, चाहे लेफ्ट से देखो, तो K और F के मध्य में 3 लोग ही मिल रहे हैं। तो K और F के मध्य में क्वेश्चन दूसरे का आंसर आएगा 3 लोग। कितने लोग, 3 लोग। ये प्रश्न हो गया। तो K और F के मध्य में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर जो हमारा जवाब आएगा, तो K और F के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। तो ये आपका जो है प्रश्न हो गया। अब उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब देखिए, अब यहाँ से मैं एक प्रश्न मुझे और इसका जो है कराना था, तो अब आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबका जो है बढ़िया से कंप्लीट हो गया होगा। और बाकी देखिए, आप सबको मैंने जो सीटिंग अरेंजमेंट, देखो आपका कोई भी हो, अगर लीनियर को छोड़ दिया जाए तो चाहे वर्गाकार हो, चाहे वृत्ताकार हो, और चाहे आपका जो है आयत से रिलेटेड हो, बैठालने का प्रोसेस वही होता है, वही लेफ्ट होता है, वही राइट होता है। केंद्र की ओर की बात करता है तो केंद्र की तरफ लेफ्ट राइट निर्धारण करते हैं, और अगर केंद्र के अपोजिट की बात करता है, केंद्र के अपोजिट की ओर जो है हम बाएं और दाएं मतलब लेफ्ट और राइट का निर्धारण करते हैं। ओके, तो इसी के आधार पर, इसी को बेस मानकर हमको जो है आगे क्या करना है, मूव ऑन करना होता है। और तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ये जो हमारा क्लास था, आज से सीटिंग अरेंजमेंट को मैं यहीं से समाप्त करूंगा, यहीं सीधा एंड करूंगा। और इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारे सामने आएगा, जब हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे, तो उसी को जो है आगे बेस मानकर जो है हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो एक बात और आप सब याद रखिएगा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर कोई भी आपको, देखो अभी आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने लिमिटेड, आपको जो है अगर 4 से 5 घंटे अगर पढ़ाई कर लिया, अगर आपने 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लिया तो आपका काम होगा। लेकिन रेगुलर तरीके से बेटा काम करना पड़ेगा। अगर रेगुलर तरीके से काम करेंगे तभी मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सभी लोग रेगुलर हो जाओ, और जब रेगुलर हो जाओगे तो चीज़ें बेहतर अपने आप जो है निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो देखो, अगर देखो आप क्या करते हो कि कभी कभी अचानक 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ते हो, इसके बाद फिर महीनों आप किताब नहीं उठाते हो, तो ये आपके लिए फिर वो जो मेहनत आपकी 8-10 घंटे की ना, वो स्पॉयल हो जाती है, वो किसी काम की नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम सब पढ़ाई करते हैं और इसके बाद अगर फिर कुछ दिन ना पढ़ाई करें, घर चले जाएँ किसी कारण बिजी हो, जब दोबारा वापस आओ तो ऐसा लगता है सब नया है, ऐसा फीलिंग्स, ऐसा लगता है कि सब नया है, मतलब फिर से हमको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो जब ये सिचुएशन आती है तो आप सोचो कि अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद 1 महीना बंद कर दोगे तो बताओ मेहनत कहीं काम आएगी, नहीं आएगी, बेकार हो जाएगी। एक कॉन्फिडेंस आपका लूज हो जाता है। अगर रेगुलर पढ़ाई करते हो तो एक कॉन्फिडेंस जो हमारा होता है ना, एक अलग लेवल पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इस सिचुएशन में ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको इन सब का क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस श्रृंखला को, सिटिंग अरेंजमेंट को यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग जो है आगे क्या करेंगे, बढ़ते चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी को। मिलते हैं आप सबसे जो एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।